कौशाम्बी की जो घटना है पूरे प्रदेश और देश में उसको लेके आक्रोश बोले प्रोटोकॉल के नाम पे 700 पुलिसकर्मी खड़े किए। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो पार्लियामेंट के भी जो है दरवाजे हिला के रख दूंगा उस बेटी के सम्मान के लिए। ऐसा लगता है कि सच को छिपाने के लिए मुझे वहां जाने से रोका जाता है। पटेल हो, साहू हो, यादव हो, लोधी हो, जो भी कथा करने गया है इसी आधार पे अपमानित करके चोटी काटा गया और पेशाब से शुद्ध कराया गया। कर क्या रहे हैं वो? हमारा काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का, या मनुवादियों का काम कर रहे हैं? पहले आप ये देखें, मनुवाद की विचारधारा पे नहीं जाएंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के तीर्थस्थलों पे जाते हैं, तो हम अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांता को, कथा को इस तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहते। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं प्रयागराज के सर्किट हाउस में हूं। हालांकि प्लानिंग के तहत होना ये था कि हमें पीड़ित पाल परिवार के बीच में होना था। मेरे साथ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ प्रशासन ने चंद्रशेखर आज़ाद जी को कौशाम्बी की तरफ जाने की बजाय सर्किट हाउस में आकर के एक तरीके से डिटेन कर दिया, नज़रबंद कर दिया। क्या वजह है? आपको क्या लगता है कि एक पीड़ित परिवार के दुख दर्द सुनने के लिए जा रहे थे कौशाम्बी और आपको नहीं जाने दिया गया? देखिए, ऐसा है नीरज भाई, कौशाम्बी की जो घटना है पूरे प्रदेश और देश में उसको लेके आक्रोश है। हालांकि मैं सभी घटनाओं पे नहीं जा पाता, तो कौशाम्बी में भी हमने अपना डेलीगेशन भेजा था, लेकिन डेलीगेशन ने जाके जो बताया, फिर मन में ये भाव उठे कि हमें जाके उस परिवार से मिलना चाहिए। प्रोग्राम था कि हम जाएंगे कौशाम्बी के पाल परिवार से मिलेंगे, उन बच्चों से मिलेंगे, जेल जाना पड़ा तो जेल जाके जो लोग जेल में उनसे मिलेंगे, और फिर आके करछना का एक जो मामला हुआ जहाँ जिंदा जला दिया गया था एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को, उनके परिवार से मिलेंगे। जैसे मैं एयरपोर्ट पे आया, मैंने इतना भव्य जो है स्वागत कहीं नहीं देखा। उन्होंने कहा साहब प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के नाम पे 700 पुलिसकर्मी खड़े किए हुए थे। उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि साहब ऐसा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत लोग इकट्ठा हुए हुए हैं, गांव में दोनों वर्ग में टकराव ना हो जाए, इसलिए हम आपसे को गांव में नहीं देना जाना चाहते, लेकिन हम इसका रास्ता निकाल लेते हैं। आप हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, क्योंकि आपको हम जानते हैं कि आप रुकोगे तो हो नहीं, जब आप आए हो तो उसका हम रास्ता निकाल लेते हैं। तो कि एक संवैधानिक पद पे होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि कौन सा पक्ष सही है, ये तो उनसे मिलके पता लगेगा। हालांकि जब कोई कमजोरों की आवाज़ उठाने जाता है तो पुलिस को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। जब कोई अन्याय करता है तो उनको नहीं लगता कि इससे लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मर जाएंगे, पिट जाएंगे, रेप हो गया, हत्या होगी तो क्या हो गया, तो इनको तो ये सहना है। मैं यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद बात हुई कि साहब हम जो हैं दोनों परिवारों को यहीं बुला रहे हैं और आप मिलना ही चाहते हैं, इसमें कोई राजनीतिक वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप यहीं मिल लेना। हमने कहा ठीक है, हम इसमें सहमत हैं। यहाँ आने के बाद अब फिर कि साहब वो आने नहीं दे रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। पीड़िता की माँ से बात हुई, वो कह रही है एक बार आप चंद्रशेखर भाई यहाँ आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरी बेटी का हाल देखिए, गाँव के हाल देखिए, हम लोग किस तरह की स्थिति में हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है कि पुलिस कभी कहती है कि हम यहाँ बुला रहे हैं, कभी कहती है कि साहब वो आ नहीं रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो मना कर रहे हैं, कभी कहते हैं किसी बड़े नेता का नाम कि उन्होंने उनको कह दिया वो ना आए, लेकिन उस परिवार को सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो चाहता है कि मैं वहाँ आऊँ। मेरी ये मांग है कि क्या तो आप उनको यहाँ बुला दो या फिर मुझे जाने की छूट दे दो, चाहे मुझे अकेले को ले चलो, अपनी गाड़ी में ले चलो। मैं अकेला इतना सक्षम हूँ कि उनकी मांग को सुन के, उनके दर्द को सुन के, उसको नोट करके मीडिया के सामने रख दूंगा, और अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो पार्लियामेंट के भी जो है दरवाजे हिला के रख दूंगा उस बेटी के सम्मान के लिए। तो ये दोनों काम के लिए मैं तैयार हूँ। ये जो कृष्णा वाली घटना उस परिवार से भी, तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ बैठा हूँ ज़मीन पे, मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठने नहीं आया, चाय पानी पीने नहीं आया, नाश्ता करने आया, उस बेटी को न्याय दिलाने, उस परिवार की दर्द को सुनने के लिए आया हूँ, और मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या लगता है सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है? इसका मतलब जो पुलिस प्रशासन और सरकार कह रही है उसमें कुछ ना कुछ काला है। ऐसा लगता है कि सच को छिपाने के लिए मुझे वहाँ जाने से रोका जा रहा है कि सच छिप जाए। और आज अगर पुलिस ने झूठ बोल के, असत्य बोल के मुझसे धोखा किया है,
मेरे जो है संविधान के प्रति जो मेरी आस्था विश्वास प्रेम है उसके आधार पे मुझे ठगने काम किया, तो ये पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार को भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बैठूंगा चैन से। अभी तो ये लड़ाई कौशाम्बी में लड़ी है, फिर ये लड़ाई लखनऊ में लड़ी जाएगी। जैसे अभी 10 तारीख को लड़ी गई थी ना, उसी तरह लड़ी जाएगी। और इस बार रोक के दिखा लेना, पूरी ट्रेन भर के आऊँगा, जहाँ से चलूँगा पूरी ट्रेन लेके चलूँगा, 5-7-10 हज़ार लोगों की पूरी ट्रेन बुक करके चलूँगा। रोकना, लखनऊ में आके वहीं मुख्यमंत्री आवास पे आके धरना दूंगा। जैसे पहले सुनने में आता था कि भाई दलित समाज के साथ ये घटना हो गई, मुस्लिमों के साथ ये घटना हो गई, लेकिन एक बात कही जाती थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई गरजद में। ऐसे दौर में आप आए हैं, एक पिछड़े वर्ग की परिवार की समस्या सुनने आए हैं। हाल फिलहाल में एक घटना और चर्चित होती है, यादव समाज के लोगों को जो कथा पढ़ने गए थे उनकी चुटिया काट दी जाती है। अब फिर तमाम तरह के आरोप लगने लगे। लोधी समाज के साथ भी घटना होती है। तो ये पिछड़े वर्ग के साथ इस दौरान जो घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर के क्या लगता है आपको? क्या रुख बदल गया है हवाओं का? क्या देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि मैं तो चंद्रशेखर आज़ाद की घोषणा करके कह रहा हूँ, और मैं आज से नहीं कह रहा हूँ। मैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान मानता ही नहीं। मैं तो परिवार मानता हूँ। मैं तो बहुजन समाज को अपना परिवार मानता हूँ। मैंने कभी ना किसी की जाति पूछी, ना धर्म पूछा। मैंने बहुजन समाज के आधार का आंदोलन हम कर क्या रहे हैं? फूले, साहू, पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा मान्यवर काशीराम साहब, मामला राम सुवर्मा, इन्हीं का तो आंदोलन चला रहे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूरी ठाकुर, संतराम बी प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, इन्हीं का तो आंदोलन चला रहे हैं। चौधरी महाराज सिंह भारती। तो उन्होंने जब हमें बता दिया कि जातियां हम लोगों ने नहीं बनाई, जातियां तो हमें बांटने के लिए बनाई गई है कि बहुजन समाज खंडित खंडित रहे, तो मैं तो मानता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने बात की है एक दायरे में, तो अगर मैं 1950 से पहले जाके सोचूं तो उनके साथ सही हुआ है। उनकी चुटिया काटना सही है, उनको पेशाब से शुद्ध करना सही है, और इससे बड़ा भी उनकी जीभ अगर काट लेते, उनके कान में पिघला के लोहा डाल देते, पीतल डाल देते, तो भी ये भी सही माना जाता मनुस्मृति के आधार पर। लेकिन क्योंकि अब संविधान का राज है, संविधान में हर कोई व्यक्ति बराबर है, सब पूजा कर सकते हैं, सब पूजा करवा सकते हैं। पहली बात तो आज भी ये सोचने का विषय है कि क्षत्रिय, वैश्य, महिलाएं, दलित, पिछड़े दान दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन पुजारी नहीं बन सकते हैं। एक बात महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। अब आप बात कर रहे थे यादव समाज की, मैं सिर्फ यादव समाज की बात नहीं करूंगा। आपको यामिनी साहू याद होगी छत्तीसगढ़ में। आपको हमारी पटेल बहन याद होगी मध्य प्रदेश में। आप महसूस करके देखो, पटेल हो, साहू हो, यादव हो, लोधी हो, जो भी कथा करने गया है उसको इसी बात के आधार पे कि ये कथा नहीं करा सकते हैं, इसी आधार पे अपमानित करके चोटी काटा गया और पेशाब से शुद्ध कराया गया। हालांकि मेरी इस बात में वैचारिक असहमति है। मैंने उन पर अन्याय हुआ, इस बात में तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। सभी मामलों पे मैंने संज्ञान लिया है। हाँ, ट्वीट भी किया आपने। हाँ, लेकिन वैचारिक एक विरोध है, उसके आधार पे मैं उनके साथ उस तरह से नहीं खड़ा। आप ये समझिए, बाबा साहब की लाइन पर हैं कि वहाँ करने क्या गए थे। पहली बात यह कि वो कर क्या रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों का या मनुवादियों का काम कर रहे हैं। पहले आप ये देखो, कथा करके समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद में, धर्मांता में डालना, उनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण छीनना, शिक्षा से बड़ा कथा को बता के जो है, जैसे एक ने कोई सुन रहा था कि एक बाबा जी ने कहा आपका बच्चा पढ़ता ना हो तो जाओ इस धार्मिक स्थल के चिन्ह पर शहद लगा दो, बेलपत्री लगा दो, तो पास हो जाएगा। आप ये समझो वो क्या कर रहे हैं, वो अपना घर परिवार चलाने के लिए, बेरोजगारी भी है तो उनको लगा ये भी रोजगार है, जैसे और लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। तो आप ये समझो, उनको मैं क्या कहूँ, उनको सम्मानित करो ढोलक देके, या उनको किया तो है एक नेता जी, वो ठीक है, या उनको लाखों रुपए दे कहूँ कि और एक ढोलक खरीद लो, औरों को भी खरीदवा दो और लोगों को ढोलक बजाना सिखाओ। जब तक तो ढोलक हम लोग जबरदस्ती बजाते थे, अभी भी उत्तराखंड में बजाते हैं, अभी भी पहाड़ में बजाते हैं। जो हमारे शेड्यूल कास्ट के जो जातियाँ हैं, जैसे जिनमें एक जाति है डोम, उन पर ये मजबूरी में उनके ऊपर थोपा गया कि शादी में, दुख में, परेशानियों में ढोल उनको ही बजाना है। एक घटना है, वहाँ एक प्रधान बन गए डोम जाति के व्यक्ति, तो प्रधान तो बन गए, लेकिन प्रधान बनने के बाद उनसे कहा गया कि जब शादी आई कि ढोल बजाओ,
तो उन्होंने कहा साहब मैं प्रधान हूँ। तो कहा प्रधान तू बाद में, पहले तो डोम है। तो उसको पीटा गया, कहा इसको गांव से निकाल दो। आप ये समझो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ढोल बजाने का काम तो हम इतिहास में संविधान से पहले करते रहे। वो भी चाहते हैं हम ढोल ही बजाएं। वो कहाँ चाहते हैं हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने, पटवारी, सेक्रेटरी बने? वो कहाँ चाहते हैं? और हम खुद ये काम कर रहे हैं, तो उनको मैं सम्मानित काहे को करूँ भाई? ठीक है, उनके साथ अन्याय हुआ, इस पर मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं उनको इस सम्मानित करके नहीं कहता। 2-2 ढोलक आप भी ले लो, कुछ पैसे ले लो और अपने बच्चों को भी और अड़ोसी पड़ोसी को भी ढोलक बजाए, ये नहीं मैं कह सकता हूँ। मैं तो उनको कहूँगा कि उस संविधान के आधार पर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज बने, पटवारी, सेक्रेटरी बने, अध्यापक बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, पढ़ें, पढ़ाएं, बाबा साहब के रास्ते पे चलें। पेरियार साहब को ही पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने भी सम्मानित किया उन्होंने उस मनुवाद और सामंतवाद की लकीर को ही आगे लंबा किया है। जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसे विचार, जिसकी जैसी सोच, वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। मुझे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति सेकेंडरी है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन प्रथम है, उनके लिए राजनीति प्रथम है। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम मनुवाद की विचारधारा पे नहीं जाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के त्रिदशलों पे जाते हैं, कुछ मांगने नहीं जाते। इसलिए जाते हैं कि उनके विचारों को ग्रहण करके उन विचारों के आधार पर आगे बढ़ के काम करेंगे, इसलिए जाते हैं। तो हम अंधविश्वास, पाखंडवाद, धर्मांधता को, कथा को इस तरह का बढ़ावा नहीं देना चाहते। ये कथा कौन करने देता था? आप जानते हैं ना मनुस्मृति का सिद्धांत, मुंह जबान से मंत्रों का उच्चारण करो, जबान काट ली जाएगी, कान से सुन लोगे तो कान पिघला के जो है लोहा डाल दिया जाएगा। भूल गए क्या लोग हमारे दिन? आज हमारे लोग जो है कथावाचक हो रहे हैं। ठीक है, कहिए कथा। आपकी पीढ़ियों को जो है वो भी चाहते हैं कि वो इसमें फंसे रहे, आप भी फंसाना चाहते हैं। अगर वो बुद्ध कथा कह रहे होते तो तब फिर आप पहुँचते होंगे? पहुँचता फिर वही होता जो होता है। आप समझिए ना, वो बुद्ध कथा कहते, वो रविदास कथा कहते, वो कबीर कथा कहते, वो नानक जी की बात करते, वो संत गाडगे जी की बात करते, वो नारायणा गुरु की बात करते, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात करते, वो जो और ब्रह्मानंद लोधी जी की बात करते, वो जो तमाम महापुरुष हैं, बाबू शिवदयाल चौरसिया की बात करते, तो मैं जाता, उनकी लड़ाई लड़ता। लेकिन मैं मनुवाद के झंडे पे नहीं कुछ भी कह सकता हूँ, इस पर मेरा सख्त विरोध है। अच्छा, जो इस दौर में लगातार पिछड़े वर्ग के साथ घटनाएं बढ़ी, इसमें पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं आज भी उसी गुलामी में, उसी मानसिकता में उलझे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना? यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम अगर इस देश में पिछलग्गू बने हुए हैं तो अपने अज्ञानता के आधार पर बने हुए हैं। हम अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते, उनके विचारों पर नहीं चलते। जितने हम अपने उनकी बात मानेंगे, उनके विचारों चलेंगे, कोई नहीं हटा सकता हमें पीछे। और लोकतंत्र में तो जिनका संख्या होती है उनका राज होता है। तो इतनी संख्या होने के बाद भी अगर हम पावर में नहीं हैं और जूते खा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कि कोई और नहीं। अच्छा, एक घटना का जिक्र कर लेते हैं। चूँकि आप जहाँ बैठे हैं बगल फतेहपुर में एक पटेल समाज के व्यक्ति को पीट कर मार दिया जाता है, सिर्फ इस वजह से कि वो अपने घर के बाहर CCTV कैमरे लगा लिए थे। तो वो इस समाज की बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दावा करता है कि 42 विधायक हैं, हमारे 10 सांसद हैं। 42 के 42 जाकर न्याय दिला दो, उसको मान जाए हम भी। 42 नहीं, 420 भी होते तो 420 वाला ही काम होता, ठगाई जाता समाज। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ, उनकी पार्टियों ने उनके ऊपर जिस तरह के विचार थोपे हैं, जिस तरह की बंदिशें लगाई हैं, वो अपने समाज का हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। 49 शिक्षक भर्ती के बच्चे धक्के खाते घूम रहे हैं। पिछड़ा उप मुख्यमंत्री, पिछड़े समाज से मंत्री सेंटर में, और तमाम जो है और कई पिछड़े जो है अब अच्छे पदों पर मंत्री, और फिर भी 20,000 पदों पर लूट होगी और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन बच्चों को न्याय दिलाए। ये है, बस यही आप समझिए। बात जात की नहीं है, बात है समाज और पार्टी में से चयन करने की। जिन्होंने पार्टी चयन की है वो समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। मैंने तमाम कमेंट देखे जब आपने डाला कि मैं आ रहा हूँ पाल समाज की बेटी को न्याय दिलाने, तो उसमें मैं चूँकि ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीज़ें, तो मुझे लगा कि एक नई तकलीफ़ ये उत्पन्न हुई कि चंद्रशेखर दलित की घटनाओं पे जाए तो उतनी तकलीफ़ नहीं, लेकिन चंद्रशेखर अति पिछड़ों की समस्याओं पे जाने लगा तो यानी कि खतरा मामला है। भाई किसी को खतरा लगे, हम तो अपने बहुजन समाज के लिए 24 घंटे 7 दिन खड़े हैं। जान भी देनी पड़ी, खून भी देना पड़ा, देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कुल मिलाकर के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। उनका स्पष्ट कहना है, प्रशासन से मांग है कि या तो मुझे वहाँ जाने दो या मेरे परिवार को यहाँ लेकर के आकर के मुझसे मिलवाओ। पिछड़े वर्ग के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी उन्होंने एक अलग लकीर खींच दी है। उन्होंने कहा कि जिस यादव समाज के साथ ये घटना हुई, अगर वो बुद्ध कथा, रविदास कथा कह रहा होता तो मैं 100% यहीं से, इलाहाबाद से ही उनसे मिलने जाता। लेकिन चूंकि वो मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे, इसलिए
संवैधानिक तौर पर तो उनसे सहानुभूति है, लेकिन वैचारिक तौर पर उनसे असहमति भी है। ये जो राजनीतिक लाइन है स्पष्ट तौर पर, इसी के लिए सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जाने जाते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।